नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। एनईएफटी इज़ ए नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसे आरबीआई ऑपरेट करती है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, इससे पेमेंट करना बहुत ही आसान और सुरक्षित माना जाता है। तो इसके बारे में और कुछ देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, एनईएफटी आखिर हम क्यों यूज़ करें। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये है कि ये 24 घंटा चलता है, हर दिन 24 घंटे चलता है। पहले इस पर कुछ टाइम इम्पोज था लेकिन अभी हटा दिया, अभी कोई टाइम नहीं है, कभी भी आप एनईएफटी कर सकते हो, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। रियल टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है ये सेटल होने में, लेकिन ये बहुत ही सिक्योरली सेटल हो जाता है, यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाता है। इसका कवरेज पूरे इंडिया में है और हर तरह के बैंक में है इसका कवरेज, ये भी एक फ़ायदा है इसका। और जैसे ही बेनिफिशियरी को पैसे मिल जाते हैं वैसे ही जो भेजा होता है, यानी भेजने वाला जिसको हम रिमिटर बोलते हैं, उसको एसएमएस या ईमेल के थ्रू कन्फर्मेशन आता है, यानी आरबीआई उसे बताती है कि आपके बेनिफिशियरी को पैसे मिल गए। ये भी एक एडवांटेज है। अगर पैसे पहुंचने में देरी हुई या नहीं पहुंचा, वापस आया, तो आरबीआई उस पर पेनाल्टी भी लगा सकती है। तो इस वजह से लोग इसको लेके काफ़ी सीरियस हैं। आरबीआई एनईएफटी के लिए बैंक से कोई चार्ज नहीं लेती, ये भी एक फ़ायदा है। इस वजह से एनईएफटी को बैंक ज़्यादा प्रमोट करती है क्योंकि उसे कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता। नो चार्ज टू सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर ऑन ऑनलाइन एनईएफटी ट्रांजेक्शन। अगर आप ऑनलाइन एनईएफटी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे आपसे बैंक भी कोई चार्ज नहीं लेगी। ये कस्टमर के लिए फ़ायदा है कि आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो। इसके अलावा एनईएफटी से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो, लोन की ईएमआई भर सकते हो और बाहर से पैसे मंगा सकते हो। अगर फ़ॉरेन से आपका कहीं से पैसे आने वाला है तो आप एनईएफटी के थ्रू मंगा सकते हो। एक और एडवांटेज है कि वन वे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया टू नेपाल। अच्छा, ये ऑपरेट कैसे करता है, हाउ डज़ एनईएफटी सिस्टम ऑपरेट। सबसे पहले करना क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो अगर एनईएफटी करना चाहता है तो या तो मोबाइल बैंकिंग या तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकता है, जो उसको उसके बैंक ने दिया है उसके थ्रू वो फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके लिए क्या करेगा, वो बेनिफिशियरी का डिटेल्स पूरा लेगा, जैसे उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी ब्रांच का नाम, उसका आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम में फीड करेगा और एनईएफटी इनेबल्ड कर देगा। इनेबल्ड करके वो उसको भेज सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि वो अपने बैंक में जाए, बैंक में जाके बोले कि मुझे एनईएफटी करना है ऑफलाइन, यानी बैंक के थ्रू करना है। तो एक फॉर्म बैंक देती है, उस फॉर्म को भरना पड़ता है, उसके साथ एक विथड्रॉल स्लिप लगानी पड़ती है। विथड्रॉल स्लिप लगा के बैंक को दे दो, बैंक उसे भेज देगी। ये एक स्टेप हो गया, यहाँ तक करके आपको देना है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो बैंक है वो पूरे मैसेज को रेडी करती है अपने सिस्टम में रेडी करके उसको भेज देती है। कहाँ भेजती है, एनईएफटी सर्विस सेंटर, जिसे पूलिंग सेंटर भी कहते हैं, यानी सिस्टम के थ्रू वहाँ भेज देगी। पूलिंग सेंटर में चला गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, पूलिंग सेंटर क्या करता है कि एनईएफटी क्लियरिंग सेल को मैसेज देता है। एनईएफटी क्लियरिंग सेल आरबीआई में, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि इसको अगले बैच के लिए रेडी कर लेते हैं। ये पूरा जो एनईएफटी है ये बैच वाइज निकलता है, तो हर बैच में जितना आता है उसको अगले बैच के लिए रेडी करते रहते हैं, नेक्स्ट बैच रेडी रहता है उनका। तो थर्ड स्टेप में वो लोग नेक्स्ट बैच के लिए रेडी कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि क्लियरिंग सेंटर सॉर्टिंग करता है, यानी अलग अलग करता है बैंक वाइज, कि अगर सपोज़ पीएनबी के बहुत सारे आरटीजीएस एनईएफटी है तो पीएनबी का अलग कर लेगा, एसबीआई का अलग कर लेगा, यानी बैंक वाइज वो छाट लेगा। डेबिट वाला और क्रेडिट दोनों अलग अलग कर लेगा। उसके बाद एक बैच रेडी करता है, बैच रेडी करके वो भेज देता है।
पाँचवा में क्या होगा, बेनिफिशरी बैंक को मैसेज रिसीव होता है क्लियरिंग सेंटर से कि आपके पास एक फ़ंड आया है थ्रू एनईएफटी, और बेनिफिशरी बैंक कस्टमर के अकाउंट में से क्रेडिट कर देता है। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर, इस तरह से एनईएफटी होता है। अच्छा, एनईएफटी में आईएफएससी कोड का बार बार नाम आ रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। आईएफएससी कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, 11 डिजिट का होता है। इसमें जो 4 कैरेक्टर होता है वो बैंक का नाम होता है, और लास्ट की जो 6 कैरेक्टर होता है वो ब्रांच का नाम होता है, और जो 5th कैरेक्टर होता है वो 0 होता है। 0 बैंक के नाम और ब्रांच के नाम को सेपरेट करता है, यानी दोनों को अलग करने के लिए बीच में 0 लगाया जाता है। तो इस तरह से हमें बैंक और ब्रांच दोनों का नाम पता चल जाता है आईएफएससी कोड से। फंड ट्रांसफ़र की कोई लिमिट है एनईएफटी के थ्रू? तो आरबीआई की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। आप 1 रुपया से लेके चाहे जितना बड़ा अमाउंट चाहो आप भेज सकते हो। हाँ, लेकिन बैंक क्या करती है, कुछ लिमिट डिसाइड करती है थ्रू अपने बोर्ड के थ्रू। उनका एक अपना बोर्ड होता है हर एक बैंक का, वो अप्रूवल देता है कि कितने अमाउंट तक हम एनईएफटी करेंगे, और अगर उससे बड़ा अमाउंट होता है तो वो लोग आरटीजीएस करते हैं। तो बोर्ड डिसाइड करता है हर एक बैंक का कि हमारी एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी। वैसे आरबीआई की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। इसका ऑपरेटिंग आवर्स कितना है, एक इशू था पहले लेकिन अभी ख़त्म हो गया। अभी इसका ऑपरेटिंग आवर 24 आवर है, अराउंड द क्लॉक 24 आवर हर दिन आप एनईएफटी कर सकते हो। हाँ, इसमें होता है कि बैच बनता है, हर हाफ ईयरली इंटरवल पे बैच रेडी होता है। क्लियरिंग सेल जो था वहाँ पे बैच रेडी करते हैं वो लोग, बैच रेडी करके भेज देते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और जैसे ही ये निकल जाएगा, अगर मान लो कि नहीं हुआ किसी कारणवश एनईएफटी काम नहीं कर रहा है, तो आरबीआई हर एक बैंक को एक मैसेज भेजती है और उसमें बताती है कि इस रीज़न से आज एनईएफटी काम नहीं करेगा। तो सबको पता चल जाता है, इसलिए लोग एनईएफटी नहीं भेजते हैं उस दिन। इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप एनईएफटी करते हो, तो वो देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन और क्या क्या है। बेनिफिशरी जिसको आप भेज रहे हो उसे बेनिफिशरी बोलते हैं, उसका नाम, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और आईएफएससी कोड। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एनईएफटी कर सकते हो। कस्टमर पे कितने चार्ज लिए जाते हैं एनईएफटी के? वैसे तो आरबीआई बैंकों से कोई चार्ज नहीं लेती है एनईएफटी का, न भेजने का न ही क्रेडिट होने का। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों में नील चार्ज है आरबीआई की तरफ से। लेकिन बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर से कुछ चार्ज लेती है। 1 जनवरी 2020 से विथ इफेक्ट 1 जनवरी 2020 से बैंक को एडवाइस किया आरबीआई ने कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर से जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं एनईएफटी का, उससे कोई चार्ज मत लो। तो बैंक उससे कोई चार्ज नहीं लेती है एनईएफटी का, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक आपसे चार्ज लेगी। वो चार्ज देख लेते हैं, अप टू 10,000। अगर आप 10,000 भेज रहे हो तो बैंक आपसे 2 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी लेगी। अगर 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक भेज रहे हो तो 5 रुपये प्लस जीएसटी। 1 लाख से ऊपर और 2 लाख तक भेज रहे हो तो 15 रुपया प्लस जीएसटी। 2 लाख से ऊपर भेज रहे हो एवं 2 लाख से ऊपर अगर कर रहे हो तो 25 रुपये प्लस जीएसटी लेती है। ये बैंक का चार्ज है जो अपने कस्टमर से बैंक लेती है। इसको भेजने में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में ये बेनिफिशरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो इसके हिसाब से अप्रॉक्स 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे में बेनिफिशरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। हर हाफ ईयरली बेसिस पे, हर हाफ ईयरली इंटरवल पे बैच निकलता है। सपोज कि आपने भेजा और अगले बैच में सेम टाइम निकल गया तो 1 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, और गलती से वो बैच फुल हो गया है उसके अगले बैच में निकला तो 2 घंटा लग सकता है। तो एवरेज टाइम 2 आवर्स माना जाता है। 2 आवर्स में बेनिफिशरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
अगर आपने गलती से रॉन्ग अकाउंट नंबर डाल दिया तो क्या होगा? अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपने गलत दे दिया तो क्या होगा? एक सवाल होता है। तो अगर आपने गलत अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया है फॉर्म में तो गलत अकाउंट नंबर में ही चला जाएगा, अगर अकाउंट नंबर है तो। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो वापस आपके पास रिवर्स आ जाएगा। तो जब भी आप अकाउंट नंबर देते हो तो सही अकाउंट नंबर दो। अकाउंट नंबर देना पूरी तरह से कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एनईएफटी में इतना ही। मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एनईएफटी का कंसेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।